Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today we are going to start chapter number 11 from Guyton Physiology, and the chapter will talk about fundamentals of electrocardiography. Now, in your medical career, this terminology which we say ECG, electrocardiography, or also in the American system EKG, the electrocardiograms, this terminology is going to be of super value in your medical career. उसका रीजन ये है क्योंकि जाहिर है यार, खुद सोचो ना, डॉक्टर बन रहे हो और ईसीजी देखना नहीं आता तो हो गया काम। होता ये कि जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो घर वाले वैसे ही खानदान वाले ये दो तीन चीजें तो जरूर पूछते हैं कि यार हमारा ब्लड प्रेशर चेक करके बताओ सही चल रहा है कि नहीं। दूसरा, अक्सर वो ईसीजी ले आते हैं कि ये ईसीजी देखो कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है। अब सोचें, इस वक्त तो ठीक है आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, ईसीजी देखना नहीं आता, बस लाइनें वाइनें टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई हैं तो देख लिया, उसको कुछ ना कुछ बोल दिया। बट भाई जब डॉक्टर बन जाओगे तब तो मामला इस तरह नहीं चलेगा, आपको ईसीजी की इंटरप्रिटेशन आना लाजमी है। सो जो अगले तीन चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 जो कि ये वीडियो है, फिर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये तीन वीडियोस आपके मेडिकल कैरियर में बहुत ही वैल्यू रखने वाली हैं। आज की वीडियो बात करेगी बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रिक्वायर्ड होंगे टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। आप देखिएगा जब मैं चैप्टर 12 पढ़ा रहा हूँ तो वहां इसके बात करूंगा कि चैप्टर 11 में मैंने ये बताया था आपको, तो पे अटेंशन टू दिस चैप्टर, ओके। Now the concept is, as I said, this chapter will all talk about the fundamentals and the concepts of ECG. When a cardiac impulse passes through the heart, electrical current also spreads from the heart into the adjacent tissues which are surrounding the heart. A small portion of the current spreads all the way to the surface of the body. If electrodes are present on the skin on the opposite side of the heart, the electrical potentials generated by the current can be recorded, and this recording is known as ECG or electrocardiogram. And a normal ECG for 2 beats is shown here. अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पॉइंट सारा ये है कि सपोज दिस इज द पर्सन लेइंग डाउन ऑन बेड और ये उस बंदे का हार्ट है, ओके। व्हेन द हार्ट इज ऑब्वियसली बीटिंग, तो इसमें से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास हो रही हैं, एंड दिस इज द चेस्ट ऑफ द पर्सन, द रेस्ट ऑफ द पर्सन आई हैव नॉट ड्रॉन एक्चुअली। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड्स लगा दूं और इसके साथ कोई मीटर शीटर मेरे पास लगा हो, तो दीज इलेक्ट्रिकल करंट वो सिर्फ कार्डियक मसल में नहीं पास करता, द डीपोलराइजेशन वेव्स आर ऑल्सो कैरीड and sensed to the surrounding structures, so much so कि they also reach to the skin. अब अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स और लीड्स लगा दें तो आप बाकायदा ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ जो सरफेस पर बाहर हमारे पास जो मीटर होगा उसमें जो डिफ्लेक्शंस बनेंगी, दीज डिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो दिस इज द फंडा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। और ये मुझे तो कभी कभी लगता है लफ्ज फंडा जो हम लोग यूज करते हैं ना हिंदी में उर्दू में, ये फंडा निकला ही फंडामेंटल्स है कि ये फंडा का मतलब ये होता है ना, इसकी बेसिक वजह क्या है, बिल्कुल ऐसे ही ये फंडामेंटल से निकला हुआ लफ्ज लगता है मुझे। सो बेसिक इसका फंडा ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो सरफेस तक पहुंची हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस रिकॉर्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, ईसीजी। इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली लेते हैं कि हार्ट काम कैसे कर रहा है, हार्ट में डीपोलराइजेशन ठीक हो रही है, एट्रिया ठीक काम कर रहे हैं, वेंट्रिकल ठीक काम कर रहे हैं, थिकन तो नहीं है, स्टेनोसिस तो नहीं है, कोई डेड टिश्यू तो नहीं है पड़ा हुआ हार्ट के अंदर। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर ईसीजी को देखा जाए। सो बेसिकली ECG जो है, it is a way of looking at how the heart is, in terms of its condition. फंक्शनल कंडीशन क्या है हार्ट की, वो हम कैसे देख सकते हैं ECG से। जैसे आप किसी के चेहरे की खूबसूरती देख सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, बिल्कुल ऐसे ही हार्ट की फंक्शनिंग देख सकते हैं बाय नोइंग हाउ टू इंटरप्रेट द ECG, ओके। तो ये सारी बात यहाँ तक बेसिक हो गई। अब वेव फॉर्म्स की बात करते हैं। नॉर्मल ECG में कौन कौन सी वेव्स होती हैं, देखो ये वाली ना अभी फिगर आप अगली 2 वीडियोस में बार बार हम देखेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ द ECG लुक्स लाइक। ये ECG पेपर है एंड दैट इज अ कन्वेंशनल ECG पेपर जिसमें देयर आर बिग स्क्वायर्स, सो दैट इज द बिग स्क्वायर, एंड देन देयर आर स्मॉल स्क्वायर्स, तो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। सो देयर आर सो मेनी बिग स्क्वायर्स एंड सो मेनी स्मॉल स्क्वायर्स, और इनमें फिर यू सी डिफरेंट वेव्स। सो ये इस वक्त जो आपको वेव्स दिख रही हैं ये 2 बीट्स हैं, एक बीट ये है, दूसरा हार्ट बीट ये है। सो यू आर लुकिंग एट 2 हार्ट बीट्स। हर हार्ट बीट में देयर इज अ पी वेव, अभी हम इसकी सब डिटेल पढ़ेंगे, पी वेव क्या है, कैसे बनती है। देन देयर इज अ QRS कॉम्प्लेक्स, इसको मिलाकर के ऐसे बोला जाता है QRS कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक्चुअली इसमें 3 वेव्स हैं। देयर इज अ Q वेव, देयर इज एन R वेव, देयर इज एन S वेव, और फिर देयर इज अ T वेव जो कि अनदर वेव व्हिच इज अबाउट रीपोलराइजेशन। विल टॉक अबाउट देम। सो ये 4 आपको देखें डिफरेंट डिफ्लेक्शंस दिख रही हैं। ये बेस लाइन है ECG का,
P wave, then Q wave is downward, then R wave, S wave, and then T wave is upward. ये P, Q, R, S, T waves को मिलाकर हम कहते हैं दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ वन सिंगल हार्ट बीट. ठीक है, फिर दोबारा बेस लाइन पे मामला गया और उसके बाद दोबारा P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव एंड T वेव. अब इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से आपको याद रखना है कि इनमें फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस तरह होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये P वेव का बिगनिंग है, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द P वेव. P वेव यहां तक है और ये R वेव है. P वेव से लेके R वेव तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है PR इंटरवल. तो ये टर्म्स इस तरह आपको याद रखनी. एक R वेव यानी इसकी पीक से लेके दूसरी R वेव की जो पीक है इसे हम कहते हैं RR इंटरवल. एंड दैट्स एन इजी थिंग टू रिमेंबर. RR इंटरवल का मतलब ये है कि एक R से दूसरे R तक. PR का इंटरवल का मतलब होगा एक P से दूसरे R तक, PR R के बिगिनिंग तक. इसी तरह QT आपको पता होना चाहिए. सो इट्स फ्रॉम द Q वेव टिल द एंड ऑफ द T वेव. सो दीज आर ऑल द QT इंटरवल यहाँ पे दिखा हुआ है, ये देखें. सो Q से लेके T के एंड तक, सो QT इंटरवल. बिल्कुल इसी तरह ST सेगमेंट विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, वो कहां होगा? ज़ाहिर नाम है S और T, तो T वेव का बिगिनिंग और S वेव जहां पर एंड हो रही है. सो ये वाला जो सेगमेंट है ये कहलाता है ST सेगमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स. नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन, ST सेगमेंट एलिवेशन, तो ये बेस लाइन से एलिवेटेड होता है ST सेगमेंट. दीज आर ऑल सुपर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. ओके, तो ये वाली जो डायग्राम है ना, ये जो मैंने अभी इतना टाइम लगाया इस पे ना, सुपर इंपॉर्टेंट डायग्राम. अब ये पढ़ भी लेते हैं. एक चीज रह गई मुझे इस पे बताना. देखो ये वाला एरिया जो ये बता रहा है ना P वेव वाला, दिस इज रिलेटेड टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द एट्रिया. बेसिकली ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. फिर यहां से लेके Q वेव से लेके तो T वेव के एंड तक, दिस इज ऑल द डिफ्लेक्शंस बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन. उसमें जो ये वाला बिट है दैट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन और ये वाला बिट जो है दैट रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट इतना मुझे बताना था इस डायग्राम पर कि ये एट्रियल कंपोनेंट है और बाकी का जो ये वाला कंपोनेंट है दिस इज वेंट्रिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, अब जरा टेक्स्ट पढ़ते हैं. द नॉर्मल ECG इज कंपोज्ड ऑफ अ P वेव, a QRS complex and a T wave. ये मैं आपको डायग्राम पे दिखा चुका हूं. The QRS complex is often but not always three separate waves, Q, R and S. The P wave जो कि पहली वेव है ECG की is caused by the electrical potentials generated when the atria depolarize before the atrial contraction. अब याद है आपको मैंने ये पढ़ाया था कि there is an sinoatrial node, उसमें जब डीपोलराइजेशन होती है तो वो इंटरनोडल जो बंडल्स हैं उनके जरिए मसल्स में फैलना शुरू होती है. तो जब एट्रिया के मसल्स में डीपोलराइजेशन स्प्रेड होगी तो उस वक्त कौन सी वेव जनरेट होगी? P वेव. देखो ECG में एक्सपर्ट होने के लिए ना ये पहला स्टेप है कि आपको वेव्स पता हो, फिर हर वेव का क्या काम है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. आंख बंद करके नींद से कोई उठा के पूछे ना कि बॉस P वेव क्या करती है, तो यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड कि P वेव is responsible for atrial depolarization. Okay, so ये आपको waves का function पता होने चाहिए. Then the QRS complex is caused by potentials generated when ventricle depolarize. So ventricular depolarization is the QRS complex. This is all ventricular depolarization. ठीक हो गया. Then the last one is the T wave. लेकिन अब तक मैंने जितनी बात की है ना वो दो वेव्स की बात करी है. एक तो P वेव और दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स. यानी ये सारे का सारा P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स, इस सब को अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज ऑल डीपोलराइजेशन स्टोरी, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. बिकॉज P wave is the depolarization of atria and QRS is the depolarization of ventricle, but PQRS ये सारे का सारा are actually depolarization waves. अब जो T wave है ना that is actually a repolarization. T wave is caused by the potentials generated as the ventricle recover from depolarization, which means it's a repolarization. यानी जब पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे और repolarization होगी तब कौन सी वेव जनरेट होगी? T वेव. मुझसे एक दफा एक स्टूडेंट ने काफी आर्ग्यू किया, बोला सर T वेव इज ऑल्सो अ डीपोलराइजेशन वेव. मैंने कहा भाई कैसे बोले? देखिए गाइटन में लिखा हुआ है T वेव इज बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन. तो मैंने कहा भाई पूरा जुमला तो पढ़ो.
T wave is caused by potentials generated as the ventricle recover from depolarization. Recover from depolarization का मतलब ये है कि actually repolarization उससे recover हो रहा है, ठीक है. Thus therefore the ECG is composed of both depolarization as well as repolarization waves. The principles of depolarization and repolarization are already discussed. और ये मैं पिछली वीडियो में हार्ट की जो मैं स्टार्ट से चैप्टर 9 चैप्टर 10 उसमें हम ये बात कर भी चुके हैं. The discussion between depolarization waves and repolarization wave is so important in electrocardiography that further clarification is necessary. So अगली एक दो हेडिंग्स हैं जिसमें फर्दर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बात होगी जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 और 10 में किए हुए हैं. सो कार्डियक डीपोलराइजेशन वेव्स वर्सेस द रीपोलराइजेशन वेव्स. आपको पता है कि डीपोलराइजेशन वेव्स कौन कौन सी है? पी वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स. और रीपोलराइजेशन वेव कौन सी है? टी वेव. ठीक है, तो आज देखते हैं कि इनके बारे में क्या डिटेल्स दी हुई हैं. Now figure 11.2 shows a single cardiac muscle fiber in 4 stages of depolarization and repolarization with a color red designating depolarization. अभी ये जो अगले 3-4 पैराग्राफ है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इसमें आपको बेसिक समझ में आएगी. अब देखो ये चारों हार्ट मसल्स हैं ये, और ये एक ही हार्ट मसल है बेसिकली. सो दिस मसल इज द सेम एज दिस मसल एज द सेम एज दिस मसल एज द सेम एज दिस मसल. तो ये एक हार्ट मसल में किस तरह डीपोलराइजेशन ट्रेवल कर रहा है और फिर किस तरह उसकी वेव्स बन रही हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया है. सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज पूरी ECG की जो बेसिक्स हैं वो यहीं से आपको समझ में आएंगी. सो अब देखें हो क्या रहा है. ये जो एक कार्डियक मसल सेल है, आपको पता है ना, नॉर्मली इट इज नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड. फिर सोडियम चैनल्स कैल्शियम चैनल्स ये ओपन होते हैं और एक्चुअली फास्ट सोडियम चैनल नहीं ओपन होते हार्ट में. तो कार्डियक सेल्स की अगर डीपोलराइजेशन पढ़नी है तो मेरी वीडियो देख लें, हाउ हार्ट इज एक्साइटेड. पिछली वीडियो है इसी से बिल्कुल एक चैप्टर पहले, चैप्टर नंबर 10. सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हो कैसे रहे हैं. बेसिक चीज ये है कि पॉजिटिव चार्जेस विच आर आउटसाइड द कार्डियक सेल they enter inside the cardiac cell. So when they enter inside the cardiac cell, so ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस जब अंदर आ रहे हैं तो बाहर का एरिया कैसा होता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है, सेल के बाहर का एरिया. तो ये सेल के अंदर का पॉजिटिव हो जाना, इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन. और अब जैसे जैसे आप नीचे डायग्राम में जाते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि स्टार्ट हुआ मामला यहां से कि दिस पार्ट ऑफ द सेल इफ यू सी ये पॉजिटिव हो गया है अंदर की तरफ और नेगेटिव है बाहर की तरफ. इसका मतलब लेफ्ट साइड पर डीपोलराइजेशन हो चुकी है, जबकि जो राइट साइड है उस तरफ अभी डीपोलराइजेशन जा रही है, वो अभी हुआ नहीं है डीपोलराइज. लेकिन अगर इस डायग्राम में आप देखें तो पूरे का पूरा जो सेल है वो अंदर से देखो अब कैसा हो गया है, ऑल इट इज पॉजिटिव नाउ. और पूरे का पूरा सेल के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? नेगेटिव. तो इस सेल में डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई है. सो द डीपोलराइजेशन व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड मूव टुवर्ड्स द राइट साइड एंड नाउ इट इज कंप्लीटेड. अब ये तो बात समझ में आ गई कि जब पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर आएंगे तो डीपोलराइजेशन होगी और ये डीपोलराइजेशन शुरू में एक साइड पे स्टार्ट होगी, फिर ट्रैवल करेगी दूसरी तरफ, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पूरा सेल डीपोलराइज हो जाएगा. ये मीटर पर और ECG की जो पट्टी जिसे हम आम जबान में कहते हैं दिल की पट्टी, ECG की स्ट्रिप पर ये कैसे दिखेगा? देखो ये सेल के बाहर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली एक रीडिंग डिवाइस के साथ, और दिस इज हाउ यू आर रीडिंग द वोल्टेजेस. तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि देखें टू बिगिन विद इन्होंने एक डायग्राम और नहीं बनाई जो मैं बना देता हूं कि ये भी यही कार्डियक सेल है और अभी इसमें डीपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो इसके बाहर द ऑल positive charges are present outside the cell when the depolarization has yet not started. और सेल के अंदर सारे का सारा कौन सा चार्ज मौजूद है? नेगेटिव. ये जब सिचुएशन होगी सो दिस इज द रेस्टिंग सिचुएशन. लेकिन जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएंगे और इस तरह हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस अंदर आना शुरू हो गए, नेगेटिव चार्जेस बाहर हैं. अब जैसे ही नेगेटिव चार्जेस बाहर होंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा ECG पेपर पे एज अ अप स्ट्रोक ऑफ द वेव. ये जो अप स्ट्रोक वेव है दिस इज इंडिकेटिंग कि जो इलेक्ट्रोड जो बाहर इस तरफ इलेक्ट्रोड मौजूद है, इट इज बिकॉज इट्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव हो गया. ये नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि डीपोलराइजेशन हुई है. सो द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल विल डिफ्लेक्ट एंड ये डिफ्लेक्शन अप स्ट्रोक मिलेगा हमें इन द वेव ऑफ द ECG. अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये अभी नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं. अब जब ये दोनों नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं
हैं तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन सिर्फ उस वक्त होगी व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज. तो या डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी या डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी व्हाटसोएवर, लेकिन डिफ्लेक्शन उस वक्त होगी व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस. एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव एनवायरनमेंट में होगा, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होगा, तो डिफ्लेक्शन होगी. जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड एक ही एनवायरनमेंट में आ जाएंगे यानी नेगेटिव एनवायरनमेंट में, सो इट टचेस द बेस लाइन और ये पूरी वेव कंप्लीट हो गई. तो इसका अप स्ट्रोक था बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन स्टार्ट, और ये जो इसका डाउन स्ट्रोक है, नाउ द डीपोलराइजेशन हैज कंप्लीटेड. तो इस सेल को हम कहते हैं कि दिस सेल इज कंप्लीटली डीपोलराइज्ड. ये वाला जो सेल था दिस वाज द रेस्टिंग सेल. ये वाला जो सेल है दिस इज हाफ डीपोलराइज्ड, हाफ नॉट डीपोलराइज्ड, हाफ इन द रेस्टिंग स्टेट. तो ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हेन द डीपोलराइजेशन इज बिगिनिंग और व्हेन इट इज हैपनिंग देयर इज एन अप स्ट्रोक, एंड व्हेन द डीपोलराइजेशन इज कंप्लीट इट इज डाउन स्ट्रोक एंड इट कंप्लीट्स द वेव. ओके अच्छा, अब इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है. सेल का जो एक्सटीरियर है इट इज अगेन बिकमिंग पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि अब दोबारा यहाँ पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और पोटेशियम लीक करना शुरू कर देता है. सो दैट स्टेज इज नोन एज बिगिनिंग ऑफ रीपोलराइजेशन. ये वाला पार्ट जो सेल का है इसने रीपोलराइजेशन स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बाहर दोबारा आना शुरू हो गए, और ये वाला जो राइट वाला साइड है ये स्टिल नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये अभी भी डीपोलराइज्ड है. और ये आपको वेव फॉर्म में कैसे दिखेगा? अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव हो गया ना, तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी. इस तरफ की डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये आपको रिवर्स डायरेक्शन में बेस लाइन से नीचे अप स्ट्रोक मिलेगा. और जब कंप्लीट हो जाएगी रीपोलराइजेशन, यहां रीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई. सो दिस इज द रेस्टिंग स्टेज. नाउ रेस्टिंग स्टेज में इट विल कम बैक अगेन, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, सो इट विल हिट द बेस लाइन. सो ये जो वेव पूरी कंप्लीट हुई दिस इज डीपोलराइजेशन, ये जो वेव कंप्लीट हुई दिस इज रीपोलराइजेशन. सो दैट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया ना तो आपको पूरा ईसीजी समझ में ही नहीं आएगा. ईसीजी समझने का पूरा फंडा यही है कि आपको इलेक्ट्रोड, उनकी मूवमेंट, डीपोलराइजेशन. सो ये वाला सेल क्या है मुझे बताएं. दिस इज on this side this is depolarizing because negative side बाहर आ गया, positive अंदर है, and this side is still resting. ये वाला सेल क्या है? कंप्लीटली डीपोलराइज्ड. ये वाला सेल क्या है? इसका ये पार्ट इट इज रीपोलराइजिंग, इट इज स्टिल डीपोलराइज्ड. और अब ये डायग्राम बैक टू द रेस्टिंग स्टेज, एब्सोल्युटली रीपोलराइज्ड. तो ये वेव्स इसकी किस तरह बनेंगी, वी हैव डिस्कस दिस. सुपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि अब अगले कुछ पैराग्राफ्स में आपको मिलेगा यहाँ पर. ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द नॉर्मल नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द फाइबर रिवर्सेस एंड बिकम स्लाइटली पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव आउटसाइड. तो अब जितनी भी हमने डिस्कशन की है ना वो सारी आपको टेक्स्ट में मिलेगी यहाँ कि डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि नेगेटिव आउटसाइड होगा और पॉजिटिव इनसाइड, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इनसाइड द कार्डियक सेल. ओके Now in figure 2a 11 की 2a D2a का मतलब है ये वाली फिगर की बात हो रही है. ठीक है, so keep in mind this particular figure and then listen to the description जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. 2a की बात हो रही है, फिर 2b की बात करेंगे, फिर 2c और इस तरह मामला आगे बढ़ेगा. So let us first talk about figure 2a of figure number 11. Depolarization demonstrated by red positive charges inside and red negative charges outside is traveling from left to right. इस डायरेक्शन में depolarization move कर रही है. The first half of the fiber has already depolarized while the remaining half is still polarized. Therefore, the left electrode outside of the fiber is in the area of negativity. इस electrode की बात हो रही है. This is in the area of negativity. ये वाला electrode. और दूसरा electrode जो है that is in the area of still positivity. The other electrode is in recording positive deflection. So, to the right of the muscle is shown a record of the changes in the potential between the two electrodes as recorded by the high-speed recording meter. Note, when depolarization has reached halfway mark, the recording on the right has risen to the maximum positive value. So when the cell is half depolarized, half polarized, this is reached to the maximum. And when all of it, अभी B की बात करेंगे, when all of it is depolarized, then it hits back the baseline. ठीक है. Now let's talk about figure 11.2b. The depolarization is extended over the entire muscle, यानी depolarization complete हो गई है, and the recording of the right has also returned to the zero. ये इस तरह से baseline पे zero पे वापस आ गया है. ठीक है. फिर जो 2c है उसमें रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, तो बेस लाइन से इस तरह से इसकी मूवमेंट है, और फिगर 2d जो है उसमें कंप्लीट हो गई है रीपोलराइजेशन, तो ये इस तरह की मूवमेंट. सो दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ रीपोलराइजेशन इन दिस पर्टिकुलर सेटअप. Okay, now the lower half of the figure 11.3 shows simultaneous recording of the ECG from this same ventricle.
Now that is also, लेकिन इससे पहले मुझे ये हेडिंग तो रह गई यार, पहले ये सुन लो. Relation of the monophasic action potential of the ventricular muscle to the QRS and the T wave in the standard electrocardiogram. The monophasic action potential of the ventricular muscle, जो हमने चैप्टर 10 में डिस्कस किया था कि किस तरह कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं, depolarization, then slight repolarization, then a plateau and then repolarization. तो ये जो पूरा एक्शन पोटेंशियल है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है चैप्टर 10 में. It normally lasts between 0.25 to 0.35 seconds. The top part of the figure shows the monophasic action potential recorded from the microelectrode inserted inside the ventricle. कहाँ है देखते हैं यार, 11.3. This is 11.3. देखो ये हमने पढ़ा हुआ है कि there is entry of the positive ion, depolarization, then slight repolarization, plateau formation because of calcium ions, and then repolarization because of potassium. So depolarization and repolarization. तो ये हमें पता है कि this is the normal action potential movement. इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ऑलरेडी पढ़ ली है. The upsweep of this action potential is caused by depolarization and the return is caused by the repolarization. Thank you. ये हमें पता था. Now the lower half of this figure shows the simultaneous recording of the ECG of the same ventricle. Note that the QRS waves appear at the beginning of the monophasic action potential. So जो QRS waves हैं ये QRS वेव, दे आर अपियरिंग राइट एट द बिगिनिंग, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं. जो एक्शन पोटेंशियल है इसके स्टार्टिंग के साथ द QRS कॉम्प्लेक्स इज बिगिनिंग. सो ये वाली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट. नोट दैट द QRS वेव्स अपियर एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड द T वेव अपियर एट द एंड. सो इफ यू लुक एट द T वेव दे आर अपियरिंग टुवर्ड्स द एंड. सो ये जो पूरा एक्शन पोटेंशियल है, इस एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल मसल का एक्शन पोटेंशियल उसके साथ कोरिलेट कर रहा है QRST. और जो QRS है दिस इज the depolarization of ventricle and the T wave hai, this is the repolarization. So it is actually corresponding with the repolarization, and you look at this QRS, this is corresponding with the depolarization stroke, because आपको पता है ये वाला stroke जो है upstream, this is the depolarization stroke, और ये वाला stroke repolarization stroke है. ठीक है. Note especially that no potential is recorded in the ECG when the ventricular muscle is either completely polarized or completely depolarized. That's an important point. Only when the muscle is partly polarized or depolarized you see the deflection. इसके लिए मैं आपको दोबारा इस डायग्राम पे लेके आता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखो बात ये है कि ये वाला सेल अगर हम देखें, इस सेल में कंप्लीटली, मुझे बताओ ये क्या है, कंप्लीटली डीपोलराइज्ड या कंप्लीटली रीपोलराइज्ड? दिस इज कंप्लीटली डीपोलराइज्ड. ओके, कंप्लीटली डीपोलराइज्ड, बिकॉज सारा का सारा पॉजिटिव आयन अंदर है. देखें अंदर से सारा पॉजिटिव है, बाहर से सारा नेगेटिव है. सो दिस इज कंप्लीटली डीपोलराइज्ड. जैसे ही कंप्लीटली डीपोलराइज हुआ तो इसके जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं बाहर यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड कोई एक्शन पोटेंशियल डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर बोथ इन द नेगेटिव डायरेक्शन. कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो वोल्टेज रिकॉर्ड ही नहीं होगा, इसलिए इट विल बी एट द बेस लाइन. नो वोल्टेज डिटेक्टेड. जैसे ही वोल्टेज का डिफरेंस आएगा इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन. अब ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज का डिफरेंस क्या आया है. इट विल आइदर मूव इन दिस डायरेक्शन और मूव इन दिस डायरेक्शन. बट वंस दिस इज अगेन कंप्लीटली रीपोलराइज, यानी बाहर सारा पॉजिटिव है और अंदर सारा नेगेटिव है, तो ये दोबारा जीरो पोजीशन पे पहुंच जाएगा. सो द पॉइंट इज, दिस इज टू मी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जब सेल कंप्लीटली डीपोलराइज्ड है यानी ऐसा, या सेल जब कंप्लीटली रीपोलराइज्ड है यानी ऐसा, इन दोनों सिचुएशंस में व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी नो वोल्टेज डिटेक्टेड, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑन द ECG पेपर. ओके. Now, the relationship of atrial and ventricular contraction to the waves of ECG. देखें ECG की ना बेसिक्स आपको इस चैप्टर में इस तरह से घोल के मैं पिला दूंगा कि आपको, ताकि अगले जो चैप्टर्स हैं ना वो बिल्कुल हलवे की तरह समझ में आए. तो हम हर चीज़ के साथ ECG को कोरिलेट करेंगे. अभी इस डायग्राम में हमने ECG को कोरिलेट किया वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के साथ, और मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि एक लाइन यहाँ में लगा देता हूँ और एक लाइन में यहाँ लगा देता हूँ. ये वाली लाइन डीपोलराइजेशन की लाइन है, तो ये डीपोलराइजेशन के कॉम्प्लेक्सेस हैं QRS, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. ये वाली लाइन जो है ये रीपोलराइजेशन की लाइन है, तो ये एसोसिएट कर रही है T वेव के साथ, और T वेव आपको पता है कि इट्स अ रीपोलराइजेशन वेव. तो यहां हमने वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को कोरिलेट किया ECG के साथ. अब मुझे कोरिलेट करना है एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एक्शन पोटेंशियल को नहीं, कॉन्ट्रैक्शन को. किसके साथ कोरिलेट करना है? ECG के साथ. सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कैन अकर, डीपोलराइजेशन मस्ट स्प्रेड through the muscle to initiate the contraction. हमें पता है ये बात कि there is action potential coupled with contraction. ये concept है muscles का. Heart के अंदर भी muscles हैं. So there is an action potential and then there is a contraction. Now refer again to 11.1. What was 11.1 यार? मैं तो भूल भी गया. This is 11.1. So refer back to 11.1. The
P wave occurs at the beginning of the contraction of the atria, and the QRS complex of waves occur at the beginning of the contraction of the ventricle. The ventricle remains contracted until after repolarization has occurred. यानी T wave के बाद तक. तो अगर मुझे इस डायग्राम में पूछना हो आपसे कि what is representing atrial contraction, so atrial contraction will be this P wave. So this is what is written here. You see here, the P wave occurs at the beginning of the atrial contraction. So P wave, this is the beginning of atrial contraction, and the atria remain contracted, and then the QRS wave, this is ventricular contraction, और ventricular contraction यहाँ तक रहती है. अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि भाई ये तो अब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वेव है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहां तक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है. दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो वेंट्रिकल रीपोलराइज होना शुरू हो जाते हैं लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं. तो ये सारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड है. एट्रिया रीपोलराइज 0.15 to 0.2 सेकेंड्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द पी वेव. तो रीपोलराइजेशन जो है वो पी वेव जब खत्म हो जाती है तब एट्रिया रीपोलराइज होते हैं, और वो एक्चुअली इट्स हिडन समवेयर, या इट इज सो लिटिल वोल्टेज कि इट इज नॉट डिटेक्टेड ऑन द ईसीजी. सो ईसीजी पर आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन तो मिल रहा है, रीपोलराइजेशन बड़ा मुश्किल काम है. Now, therefore, the atrial repolarization wave, known as atrial T wave, is usually obscured by the large QRS complex. Okay, ये छुपा हुआ है उसके अंदर. So that is something that we don't actually interpret in the ECG. Atrial depolarization हम नहीं देखते ECG पर, ठीक है? It's an important point. So देखो दोबारा इसको. ये atrial depolarization है, ये ventricular depolarization है, ये ventricular repolarization है. तो ventricle की तो depolarization भी देखी और repolarization भी देखी, लेकिन एट्रिया का सिर्फ डीपोलराइजेशन देगा. रीपोलराइजेशन किधर है वो यहां छुपा हुआ है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा. ठीक है. नाउ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज द टी वेव. Ordinarily, ventricular muscles begin to repolarize in some fibers 0.2 seconds after the beginning of the depolarization wave. But in many other fibers, it takes as long as 0.35 seconds. Thus, the process of ventricular repolarization extends over a long period, about 0.15 second. For this reason, the T wave in the normal ECG is a prolonged wave, but the voltage of the T wave is considerably less than the voltage of the QRS complex. Obviously, because QRS complex जो है, it's a depolarization wave across the ventricular muscles, pretty strong. Repolarization happens slowly over a longer period of time, so उसका voltage कम होता है. ठीक है, right? Now तो ये वाली बात आपको देखो, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ना, यू आर एक्चुअली गैदरिंग कॉन्सेप्ट्स. मैं अब आपसे अगर सवाल करूं तो आपको पता होना चाहिए कि पी वेव क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, टी वेव क्या है, एट्रिया किधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर इसमें आपसे मैं पॉइंट करने को कहूँ, दिस इज द पॉइंट जहां एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. वेंट्रिकल्स कहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहां से शुरू हो रही है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और यहां तक चल रही है. तो इस तरह की चीजें अब आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईसीजी, तो वो एक्चुअल कार्डियक फंक्शन में किस तरह कोरिलेट करते हैं. ठीक है ना. तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक कैलिब्रेशन एंड डिस्प्ले. ओके, ये बेसिकली जो है ना, इतना ज़्यादा आपके याद करने की चीज़ नहीं है. जब हम ईसीजी इंटरप्रेट करेंगे ना, उस वक्त आपको समझाऊंगा. बेसिक बात ये है कि जो ईसीजी स्ट्रिप है उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ वर्टिकल लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द वर्टिकल एक्सिस, बेसिकली रिप्रेजेंट द मिलीवोल्ट्स, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम. और ये इस तरह से है कि ये जो मैंने आपसे कहा कि बिग बॉक्स बनता है, देयर इज अ बिग बॉक्स लाइक दिस, और हर बिग बॉक्स के अंदर there are small boxes like this. So you see, this is 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 squares and in one direction, and then 1, 2, 3, 4 and 5 squares in this direction. So there are 25 small squares in this one big square. ठीक है ना. तो ये बेसिक आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि ये जो सारे स्क्वायर्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग. इन द वर्टिकल एक्सिस दे रिप्रेजेंट टाइम, सॉरी मिलीवॉट्स, द वोल्टेज, एंड इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे रिप्रेजेंट टाइम. तो अब जरा पढ़ते हैं कि व्हाट डज दैट मीन. All recordings of the ECG are made with an appropriate calibration. Historically, there was an ECG paper, और ये सब आजकल डिजिटल ECG है यार. आजकल चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं, so it's very easy also to interpret. वो बता भी देता है कि भाई क्या मसला है ECG के अंदर. तो इतना आजकल तो AI और ये चीज़ें आ गई हैं कि हमारी ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होती जा रही है. The vertical lines of the ECG are time calibration lines. यानी ये जो vertical lines मैंने आपको बताया, these are time calibration lines. तो ये calibration line vertical lines की बात कर रहा है, लेकिन वो है horizontal axis पे. So ये जो vertical lines हैं ये टाइम को कैलिब्रेट कर रही हैं. ठीक है. और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वोल्टेज को कैलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन वो है एक्चुअली वाई एक्सिस पर. सो द वर्टिकल लाइंस आर टाइम कैलिब्रेशन लाइंस. द टिपिकल ईसीजी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 25 मिली. ये आपके लिए याद रखना जरूरी नहीं है. देयरफॉर
each 25 millimeters in the horizontal direction is 1 second. ये important है. Each 5 millimeter segment indicated by the dark vertical line represent 0.2 seconds, and the 0.2 second lines are again broken by 5 smaller lines which is 0.04 second. So ये जो एक small box है that is 0.04 second, ये आपको टाइम पता होना चाहिए, और ये कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, और ये इंटरप्रिटेशन के लिए भी जरूरी है भाई. जब ईसीजी देखोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 एंड वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 seconds. Now the normal voltages, the recorded voltages of the waves in the normal ECG depend on the manner in which the electrodes are applied to the surface of the body, and that makes sense. So अगर if this is the person lying there, ये उस बंदे का heart है, this is the surface of the body. अब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोड, there will be two electrodes obviously ना, positive and negative. So एक इलेक्ट्रोड अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और उसका काउंटर पार्ट कहीं और बहुत दूर लगा रहा हूँ, तो चूंकि ये हार्ट के काफी करीब है तो इसमें वोल्टेज अच्छा आएगा. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोड्स बहुत दूर दूर कहीं लगाऊं, इधर लगा दूं तो वोल्टेज बहुत ही ऑब्वियसली लोअर पावर का होगा. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. अगर डायरेक्टली ओवर द हार्ट लगाएं तो यू कैन एक्चुअली अचीव अ वोल्टेज ऑफ 3 to 4 मिलीवोल्ट, विच इज वेरी हाई वोल्टेज टू कैप्चर. ऑल्दो हार्ट के अंदर जो वोल्टेजेस हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई हैं. जो कार्डियक वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है दैट एक्चुअली जनरेट्स अप टू 110 मिलीवोल्ट्स, बट उसमें से 3-4 आप ये भी तो सोचे ना कि वो हार्ट में जनरेट हो रहा है तो जाहिर है बहुत हाई है. सरफेस पे डिटेक्ट करेंगे तो बहुत कम होगा ना यार. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी वो टाइटैन शिप सिंक किया है ना, तो यहाँ सरफेस पे लोग बैठे हुए सोनोग्राम टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि साउंड वेव्स आ रही हैं या नहीं आ रही. तो वो साउंड वेव्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 किलोमीटर डीप डाउन, यानी 4000 मीटर डीप डाउन द सी, वहां से जो आवाज निकलेगी वो ऊपर किस तरह आएगी, जरा सोचें कितनी फीबल होगी. बिल्कुल ऐसे ही आपका हार्ट एक डेप्थ में है, उस डेप्थ से सिग्नल्स निकल के ऊपर तक आना तो वोल्टेज कम होगा, बट 3 से 4 मिली वोल्ट इज हाई, इट्स अ गुड वोल्टेज एक्चुअली. क्योंकि आर्म में और अगर लेग में लीड्स लगाते हैं, ये लीड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होती हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोड्स फिट करते हैं, तो उनसे वोल्टेज 1 to 1.5 मिली वोल्ट आता है, जो 3-4 मिली वोल्ट से काफी कम है. और इन सर्टेन सिनेरियोज यू आल्सो गेट अ वोल्टेज ऑफ 0.2 to 0.3 एज वेल, बट दीज आर ऑल वैल्यूएबल वोल्टेजेस. ओके, आपको 110 मिली वोल्ट का वोल्टेज नहीं मिलेगा सरफेस ऑफ द स्किन पे, यानी आपको सरफेस ऑफ द सी पे टाइटैन के एक्चुअल बर्स्ट होने की या इम्प्लोड होने की, जैसे कि वो कह रहे हैं आजकल के इट हैज बीन इम्प्लोडेड, सो उसके इम्प्लोड होने की आवाज सरफेस पे बिल्कुल वैसे नहीं आएगी जैसे उसकी एक्चुअल आवाज है. आपको बहुत ही फीबल नॉइज ट्रांसफर होगी. ठीक है. अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और ये नाम से इंडिकेट होती हैं बड़ी क्लियरली. इनके बारे में और इनकी नॉर्मल वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पता होनी चाहिए. पी क्यू इंटरवल और पी आर इंटरवल, इट्स बिटवीन द पी आर वेव और द पी क्यू वेव. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि क्यू और आर वेव बड़ी नजदीक होती हैं, तो इसको आप क्यू वेव बोलें या पी आर वेव बोलें, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग. सो इट्स फ्रॉम द P wave beginning up till the beginning of the R wave. So ये वाला जो distance है इसको PR interval कहते हैं, which is usually 0.16 second, which means it is composed of like how many? 4 boxes, 4 small boxes. You see 1, 2, 3 and 4. 4 small boxes. P wave का complete interval है from the P wave to the beginning of the R wave या Q wave. So PR interval is 0.16 second. Okay. अब ये important इसलिए क्योंकि कुछ diseases में the PR interval is prolonged. So अगर PR interval prolonged है तो there is some problem with the atrial depolarization, that sort of thing, you know, because P wave क्या indicate करती है? Atrial depolarization. आप ये जब अगले, अभी ये तो आज introductory fundamental video है ना, जब इसके बाद chapter number 12 करेंगे और 13 करेंगे ना, so by the end of chapter number 13 you will be actually interpreting ECGs. आप ECGs पढ़ रहे होंगे कि अच्छा तो ये एट्रिया में ये मसला है, अच्छा तो वेंट्रिकल में ये मसला है. उसके लिए जरूरी है कि ये वीडियो जरा गौर से देखो. ठीक है. The time between the beginning of the P wave and the beginning of the QRS complex is the interval between the beginning of the electrical excitation of the atria and the beginning of the excitation of the ventricle. I so love this line. मुझे ये लाइन बड़ी पसंद है. देखो गाइटन, मैं भी जब मेडिकल स्टूडेंट था ना, जब पढ़ने बैठता था मुझे बड़ा बोर करती थी, कंफ्यूज होता था. उस टाइम पे ऐसे कोई लेक्चर थे नहीं है जो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हो. वैसे ऐसे लेक्चर आपको आज भी कम ही मिलेंगे जो किसी टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन चीजों को एक्सप्लेन करें. दिस इज आवर स्पेशलिटी एट डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स. तो देखें पी आर इंटरवल जो है ना, अब सुने जरा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी सुने यार. Beginning of the atrial depolarization to the beginning of the ventricular depolarization. Beautiful statement.
सो पी आर इंटरवल की डेफिनेशन ये है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल डीपोलराइजेशन टू द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है ना, और ये एट्रियल डीपोलराइजेशन था, उसका बिगिनिंग यहाँ पे होगा. सो ये लाइन अब दोबारा पढ़ो, मुझे पसंद है यार ये लाइन. इट्स द टाइम इंटरवल बिगिनिंग ऑफ द पी वेव एंड ये हो गया. फिर ये वाली लाइन जो मुझे बहुत पसंद थी यार, beginning of the electrical excitation of the atria and the beginning of the excitation of the ventricle. Beautiful statement. Now the period is known as the PQ interval or the PR interval. The normal PQ interval is 0.16 second. It's often known as PR interval. Clinics में ये ज़्यादा commonly use होता है. The PR interval shortens at faster rate due to increased sympathetic or decreased parasympathetic activity. I can explain this right now to you. सोचें, अगर sympathetic activity है हार्ट और एट्रिया में, तेजी से contraction हो रही है और पट 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 तेजी से, तो ये वाला टाइम शॉर्ट हो जाएगा because the depolarization waves are moving very rapid. So you will see short P wave rather than normal P wave, short P wave, and then QRS complex, and then short P wave, and a QRS complex. This is a fast beating heart. So that happens when there is increased sympathetic supply. Conversely, the PR interval can prolong when there is any atrioventricular conduction defect. So that's beautiful. And these concepts, the PR interval, और अभी ये बताता हूँ QT इंटरवल, ये आप ना क्लिनिकल सिनेरियोज में इसको ऐसे ही पढ़ रहे होंगे हम कि अगर PR इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो क्या पैथोलॉजी हो सकती है. सो दे विल इन द एग्जाम एक्चुअली गिव यू द ECG, और उस ECG पे आपको पता होना चाहिए कि यार ये P और R इंटरवल जो है, इट इज यूजुअली ऑन 4 boxes, 4 small boxes, so it makes a total of 0.16 second. If it's on 5 boxes, then it's making a total of 0.2, so this is prolonged. या 6 boxes, तो अब उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, prolonged PR interval के causes क्या है, shortened PR interval के causes क्या है, that sort of thing. Okay, now another terminology to understand is the QT interval. The contraction of the ventricle lasts almost from the beginning of the Q wave to the end of the T wave. The interval is called the QT interval, end of the T wave. अब ये काफी लंबा इंटरवल है, काफी लंबा टाइम पीरियड है. देखें ना, Q वेव से, यानी यहां से मामला शुरू हो रहा है Q वेव के स्टार्ट से और T वेव के एंड तक, ये पूरा कहलाता है QT इंटरवल. इस पूरे को बोलते हैं QT इंटरवल. और इस पूरे टाइम पीरियड में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, डीपोलराइज भी हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं. सो ये पूरा टाइम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है QT इंटरवल. ठीक है, और ये यूजुअली काफी लंबा टाइम होता है, 0.35 सेकेंड, बिकॉज इसमें 2 वेव्स हैं, QRS कॉम्प्लेक्स भी है, T वेव भी है. हार्ट यानी एक मजे की बात और ये भी हुई कि QT इंटरवल बड़ा मजे का इंटरवल है यार. इसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी हो रही है, इसमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी हो रही है, और इस पूरे टाइम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है. तो 3 चीजें हो रही हैं. देयर इज डीपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल हैपनिंग, देयर इज रीपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकुलर हैपनिंग, एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल हैपनिंग. सो QT इंटरवल यार आप तो बड़े मजे की चीज हो. So that's important, okay? Now the heart rate can also be determined by the ECG. The rate of the heartbeat can be determined easily from an ECG because the heart rate is the reciprocal of the time interval between the 2 successive heartbeats. RR interval. बताता हूँ कैसे. If the interval between the 2 beats is determined from time calibration is 1 second, the heart rate is 60 beats per minute. Normal interval between the 2 successive QRS complexes in an adult is about 0.83 second, which is the heart rate of 60 upon 0.83, which is 72 beats per minute. So that's very easy thing to do. देखें, सिंपल आपने ये करना होता है कि एक R वेव का जो पीक है और दूसरे R वेव का जो पीक है, सो दिस इज द पीक ऑफ दिस R वेव एंड दिस इज द पीक ऑफ दिस R वेव. अब इनके दरमियान आपने टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं. ये एक जो बड़ा डब्बा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप ये मुझे बताएंगे दिस बड़ा डब्बा इज इक्वल टू व्हाट. दैट बड़ा डब्बा वाज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. सो अगर 5 बड़े डब्बे हैं, सो 1 2 3 आधा इधर आधा इधर, तो ये तकरीबन 4 बड़े डब्बे हैं. 4 बड़ा डब्बा मीन्स 4 multiplied by 0.2, so that is roughly equal to 0.8 seconds. So simply what you do is 60 divided by 0.8 second and you get a heartbeat of 72. So ये calculation है जो यहाँ पे इन्होंने demonstrate भी की है कि this is 0.82 या 0.83, 60 उससे divide कर रहे हैं and you get the normal heart rate. Now suppose you have एक beat का R इधर है और दूसरे का R suppose इधर होता, तो अब अगर इधर होता तो ये number of डब्बाज increase हो गया ना, नंबर ऑफ डब्बा इंक्रीज हो गया. सो अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 बल्कि 5.5 के करीब हो गए. सो अगर 5 पे भी कैलकुलेट करूं तो 60 डिवाइडेड बाय 5 डब्बा इज इक्वल टू
1 complete second, because एक big square is equal to 0.2 seconds. So 5 big square will be 1 second. Now 1 second और इसका रेसिप्रोकल 60 से अगर लें तो अब हार्ट रेट कितना हो गया 60. सो दिस इज नाउ अ स्लोअर हार्ट. और समझ में भी आता है क्योंकि अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दूर चला गया ना, तो जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जितना दूर होंगे हार्ट रेट उतना स्लो होगा. अब सपोज ये मैं कहता हूं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इधर आ गया, इट इज नाउ जस्ट राइट देयर. तो अब सिर्फ एक डब्बा, बल्कि ये एक डब्बे से भी अगर मैं थोड़ा और इधर ले आऊं तो एक डब्बा है ना, सिर्फ एक डब्बे का मतलब ये है 60 डिवाइडेड बाय 0.2 सेकंड. और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हार्ट रेट इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट, 300 और समथिंग. सो जितना क्लोज होंगे आर आर इंटरवल उतना फास्ट है, और जितना दूर होगा आर आर इंटरवल उतना स्लो हार्ट है. एंड द वे टू डू दिस इज 60 डिवाइडेड बाय द आर आर टाइमिंग. सो रिमेंबर 60 डिवाइडेड बाय द आर आर इंटरवल. ये आप कर लें तो आपको हार्ट बीट मिल जाएगा. इट्स अ प्रीटी इजी एंड एक्यूरेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द हार्ट रेट. फील आ रहा है ना कि ईसीजी पढ़ना आ जाएगा, ईसीजी देख के कुछ ना कुछ खेलना आ जाएगा. अभी बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये खेल, बिकॉज इससे लोगों की लाइफ बचेगी. अगला जो हेडिंग और सेक्शन मुझे डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द फ्लो ऑफ करंट अराउंड द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अभी देखो ये जो फिगर 11.4 है ना, ये अगेन इट्स सुपर इंपॉर्टेंट फिगर फॉर यू. मैं इस वीडियो में ना ये सुपर इंपॉर्टेंट कह के थक गया हूं, बिकॉज गाइज रियली दिस चैप्टर इज ऑफ हाई यील्ड वैल्यू फॉर योर मेडिकल कैरियर. क्योंकि ये चैप्टर समझ में आएगा सही से तो चैप्टर 12 और 13 जो कि बेसिकली कुछ ईसीजी इंटरप्रिटेशन के केसेस डिस्कस हम करेंगे. कार्डियक एरिथमियाज, यू नो, द वेक्टर एनालिसिस, ईसीजी को पढ़ना कैसे है, तो वो सारी चीजें सब समझ में आएंगी जब ये वाला चैप्टर समझ में आएगा ना. तो मैं बार बार उस वक्त ये चैप्टर रेफर कर रहा हूँ, तो भाई कान धर के सुनो, अच्छे से समझो. ये वाली जो फिगर है ना 11.4, यहाँ इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं, समझ लो, ताकि ईसीजी का जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी होगा ना, यानी ह्यूमन ईसीजी का जो इंटरप्रिटेशन है, ये तो अभी सब इलेक्ट्रोड और इस तरह देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में अब ये वाली बात करेंगे कि हार्ट है और उसको कैसे. सो ये सब आपको फिर तब समझ में आएगा जब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. देखो ये क्या दिखाया हुआ है, ये एक मास दिखाया हुआ है. Consider this as a mass of heart. So heart syncytium इसको आप ventricular mass consider करें for example. तो normal conditions में what happens is the outside is positive. अगर ये cardiac cell है, so outside is positive resting condition में, और inside of the heart is negative. So that scenario is depicted here कि the inside is all negative and the outside is all positive. अब ये तीन तरह के यहाँ पे recordings दिखाई हैं, recording number 1, recording number 2 and recording number 3. हर recording के दो electrodes हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे ही है. अब हर रिकॉर्डिंग में कुछ डिफ्लेक्शंस हैं. पर्टिकुलरली रिकॉर्डिंग नंबर 1 में देयर इज अ डिफ्लेक्शन, रिकॉर्डिंग नंबर 3 में देयर इज अ डिफ्लेक्शन, रिकॉर्डिंग नंबर 2 में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है बिकॉज इट इज स्टेइंग एट 0. ये देखिए नीडल जो है वो 0 पर है. 0 पर इसलिए है क्योंकि गौर से सुनो, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है और इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है. मैंने ऑलरेडी आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में यहां ये बात समझाई थी कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही तरह के एनवायरनमेंट में हो, यानी कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में, तो इट कम्स डाउन एट द 0. कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई वोल्टेज डिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो इस डायग्राम को आप जरा समझने की कोशिश करो कि जो मिडिल इलेक्ट्रोड है, मिडिल इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड नहीं, मिडिल मीटर नंबर 2, इसमें जो नीडल है वो 0 पर है. देयर इज नो डिफ्लेक्शन. 0 पर इसलिए है क्योंकि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एरिया में है, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव एरिया में है. सो बिकॉज द बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इन द सेम चार्ज एरिया, पॉजिटिव में है, देयर विल बी नो वोल्टेज डिफरेंस, और कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन. सो ये इलेक्ट्रोड समझ में आ गया आपको, ये मीटर समझ में आ गया. अब मैं आपको मीटर नंबर 1 समझाता हूं. मीटर नंबर 1 का अब आपने ये देखना है, बेसिकली जब भी ईसीजी इंटरप्रेट करना होगा ना, कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड का रेफरेंस है, ठीक है. अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, चलो इसको देखते हैं. नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस वाले मीटर का मुझे बताओ कहां है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में या पॉजिटिव एनवायरनमेंट में. देख लेते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है. आपको देख के मुझे कोई छोटा बच्चा भी देख के बता देगा. मीटर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, उसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, और वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में यहां पर आ रहा है, और इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ रहा है. तो नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको हमेशा डिफ्लेक्शन को गॉज करना है. सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, सो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. दैट्स सॉर्ट ऑफ स्टोरी. इसके पीछे पूरी एक साइंस है, वो भी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज डीपोलराइजेशन का चैप्टर नहीं है ये, बट सिंपल करके आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड चेक करो किधर है. नेगेटिव में है तो ये
away from the negative move करेगा and see the needle is moving in this direction, so there is a positive deflection. ठीक है, अब इसको जरा चेक करते हैं मीटर नंबर 1 को. हमेशा आपने पहले नेगेटिव वाला ही देखना है. इसका नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कहां है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो इसमें भी नीडल की डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइन. और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रोड है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो नेगेटिव में है. सो अगर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिमिलर चार्ज एनवायरनमेंट में होंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी. अगर इलेक्ट्रोड्स ऑपोजिट चार्ज एनवायरनमेंट में हैं तो डिफ्लेक्शन होगी. और फिर आपको डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखना है. अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एरिया में है तो इट विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एरिया में है सो इट विल मूव टुवर्ड्स द नीडल विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एरियाज का क्या मतलब है? मैं इसको एक ट्विस्ट और देता हूं, एक लेवल डिफिकल्टी का इंक्रीज करता हूं ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार कर दूं. देखो, अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं. The negative area is basically the area of आप मुझे बताएं, is the area of depolarization or the area of repolarization. Now that is something important for you. Normally cardiac cell की स्टोरी क्या होती है? ये जो cardiac cell है इसके अंदर normally we have the negative charge, ऐसे ही है ना, और बाहर we have the positive charge. So अगर सिनेरियो अंदर सेल के नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, so that is the resting condition. दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन. लेकिन जैसे ही सिनेरियो चेंज होगा या मैं अगर कहूं कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी तो सेल का इंटीरियर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और सेल का एक्सटीरियर क्या होना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. सो ये कॉन्सेप्ट आपको ना याद रखना जरूरी है कि व्हेन वी से कि वी आर टॉकिंग कि कोई भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव एनवायरनमेंट में है तो नेगेटिव एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि अब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट बाहर हो रहा है. देखो, ये मत भूलो कि आप जब ईसीजी देख रहे हो, दिस इज द पर्सन लाइंग, दिस इज द हार्ट ऑफ द पर्सन, दिस इज द चेस्ट ऑफ द पर्सन. इलेक्ट्रोड यहां लगा हुआ है. इलेक्ट्रोड आपने हार्ट के अंदर नहीं डाला हुआ, आप इलेक्ट्रोड यहां लगा के बैठे हुए हैं. तो यू आर एक्चुअली मेजरिंग व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द हार्ट. हार्ट के बाहर इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं सरफेस पे. तो अगर हार्ट के बाहर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है सो दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ रिपोलराइजेशन. लेकिन अगर हार्ट के बाहर नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो दैट मींस दिस इज द स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन. सो इस कॉन्सेप्ट के साथ और ये डिफ्लेक्शन फिनोमिना के साथ आपको अब ईसीजी समझना पड़ेगा. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. ये तीनों मीटर समझना बड़े जरूरी है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे चार्ज पे होंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज में, ये भी पॉजिटिव चार्ज में. कोई डिफ्लेक्शन होगी अगर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग चार्जेस में. और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देखने के लिए यू हैव टू लुक एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एनवायरनमेंट में है तो, और नेगेटिव एनवायरनमेंट मतलब डीपोलराइजेशन. सो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड डीपोलराइजेशन एरिया में है सो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ नीडल टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जरा इसको पढ़ भी लेते हैं. The figure 11.4 shows a syncytial mass of cardiac muscle that has been stimulated at the most central point. Ideal scenario है obviously. Before stimulation, all the exterior of the muscle had been positive and the interior had been negative. So इस diagram में देखें, exterior of the muscle is all positive and interior of the muscle is all negative. तो इस मीटर में इसीलिए कोई deflection नहीं है. There is no deflection. For the reason presented already in chapter 5 in the discussion of the membrane potential, ये बात भी कोई ऐसी important नहीं है. The remaining surface of the basically यार यहाँ सारा वही बताया हुआ जो मैंने अभी आपको कहानी बताई है कि अगर इलेक्ट्रोड्स दोनों सिमिलर करंट में होंगे नो डिफ्लेक्शन, अपोजिट करंट्स में होंगे डिफ्लेक्शन. नेगेटिव इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव करंट में होगा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगी, इट विल रिपेल इट. नेगेटिव इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होगा सो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. That's all about it. अब अगर इस डायग्राम को देखें, that becomes an extremely important diagram. Flow of the electrical current in the actual chest around the heart. ये तो एक कार्टून टाइप की डायग्राम है जिसमें आपने इलेक्ट्रोड डाले हुए. रियल सिनेरियो तो इधर है. इधर आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिव किधर है, पॉजिटिव किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन. तो मैं आपको इसको ना बड़ा सिंपल करके एक चीज समझा देता हूं, बेसिक समझा देता हूं. देखो, ये हार्ट है. इस हार्ट का दिस एरिया इज कॉल्ड द बेस ऑफ द हार्ट. ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड द एपेक्स ऑफ द हार्ट. ये बात समझ लो कि ये बेस है और ये एपेक्स है. और अब अगली बात बोलने जा रहा हूं ना, ये हाई यील्ड बात बोलने जा रहा हूं. इसको कान खोल के मैल वेल साफ करके फिर सुनो. What is the direction of
डीपोलराइजेशन इन द हार्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ऊपर एक डायग्राम आपको दिखा रहा था, यहाँ पे ये वाली डायग्राम, इसमें मैं आपको बता रहा था कि देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन, कि डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बिकॉज पहले यहाँ पे एक्सटीरियर नेगेटिव हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए हैं, और आगे अभी भी यहाँ पे बाहर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब इट इज स्टिल इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। फिर वक्त के साथ साथ ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस भी अंदर मूव करेंगे और पूरे का पूरा सेल जो है वो बाहर उसका एक्सटीरियर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो द डायरेक्शन ऑफ द डीपोलराइजेशन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हार्ट के सिनेरियो में मेरा सवाल आपसे यह है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डीपोलराइजेशन इन द हार्ट। अब with a very complicated physiology of the electric potential which passes across first from the sinoatrial node to the internodal pathway to the AV bundle to the left and right bundle branches to the Purkinje system to the cardiac muscles, ये काफी स्पाइरल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो मैंने आपको चैप्टर 10 में पढ़ाया है। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस ये है कि द डायरेक्शन, और से सुनो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स या डीपोलराइजेशन in the heart is from the base to the apex. This is what the direction is. So you have to remember. ये कलर या इतना मजे का नहीं आ रहा, कलर चेंज करता हूं। मेरा पर्पस ये था कलर चेंज करने का कि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होके मैं इसको ड्रॉ करूं ताकि दूर से नजर आए। अगेन, what is the direction of depolarization in the heart? It is from the base to the apex. This is the direction. The direction of मैं 4 दफा रिपीट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को, गौर से सुनो। The direction of depolarization in the heart is from the base to the apex. Although there is a minor exception towards the end of depolarization, it is actually in the reverse direction. But by in large आपको एग्जाम के लिए जो चीज हेल्प करेगी वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द डीपोलराइजेशन इन द हार्ट इज फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीपोलराइजेशन जब मैं कहता हूं तो अब आप मुझे ये बताइए कि डीपोलराइजेशन में हार्ट मसल्स का एक्सटीरियर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तो वैसे ही होता है यार, पॉजिटिव तो पड़ा ही होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट में पॉजिटिव, ये स्टेट ऑफ रेस्ट थी, उसमें तो एक्सटीरियर पॉजिटिव ही होता है। जैसे डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, एक्सटीरियर क्या होना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव। तो सवाल मेरा ये है कि जब हार्ट में डीपोलराइजेशन होगी तो पहले कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा? पहले बेस नेगेटिव होगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है बेस में, और फिर वो आखिरी पार्ट जो नेगेटिव होगा वो एपेक्स होगा। एक्चुअली ये आखिरी पार्ट नहीं होता, आखिरी पार्ट एक्सटीरियर मसल फाइबर्स होते हैं, बट ये मैं जनरल बात कर रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज द डायरेक्शन मैं बार बार कह रहा हूं इज फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। सो द फर्स्ट पार्ट विच बिकम्स नेगेटिव इज द बेस ऑफ द हार्ट। अब इस सारी स्टोरी को जो मैंने आपको बता दी, द फर्स्ट पार्ट विच बिकम्स नेगेटिव इज द बेस ऑफ द हार्ट, फर्स्ट पार्ट विच बिकम्स नेगेटिव। अब मैं इलेक्ट्रोड्स लगाता हूं। अब मैंने एक मीटर लगाया है यहाँ पे, इस मीटर का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो मैंने बेस की तरफ, ये बेस ऑफ द हार्ट है, इसको मैंने टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट लगा दिया। और ये जो दूसरा इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो एक्चुअली मैंने टुवर्ड्स द एपेक्स लगाया है। देखिए ना, ये एपेक्स है तो इसको एपेक्स के नजदीक लगाया है, राइट। सो एक बेस की तरफ लगाया है इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया है एपेक्स की तरफ। अब जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका हूं कि द बेस विल बिकम नेगेटिव फर्स्ट, डीपोलराइजेशन विल स्टार्ट हियर। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि डीपोलराइजेशन। अब इस पूरे डिस्कशन को जरा रिकॉल करो जो मैंने यहां बताया था, और यहां जरा समझने की कोशिश करो कि बेस में डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई है तो बेस नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव एरिया में नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये अभी भी पॉजिटिव एरिया में है, बिकॉज एपेक्स तो अभी तक पॉजिटिव है ना यार। मैंने आपको क्या बात समझाई है? शुरू से एक ही बात समझा रहा हूं, और बात ये है कि जो डीपोलराइजेशन है इट ट्रेवल्स फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, यानी बेस नेगेटिव होगा लेकिन एपेक्स क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब इसको मैं अगर चेंज करके ये कहूं, इट ऑल्सो मीन्स कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव एनवायरमेंट में है बिकॉज डीपोलराइजेशन हो गई है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव एनवायरमेंट में है क्योंकि ये अभी तक डीपोलराइज नहीं हुआ है। सो बिकॉज द electrodes are in the different environments, there will be a deflection. अब डिफ्लेक्शन ये दोनों यानी ऐसा नहीं है कि ये भी नेगेटिव एरिया है और ये भी नेगेटिव एरिया है, यानी ये भी डीपोलराइज हो गया और ये भी डीपोलराइज हो गया, ऐसा नहीं है। डीपोलराइजेशन बेस में हो गई है, एपेक्स में अभी नहीं हुई है। सो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इन दी ऑपोजिट करंट्स, और चूंकि ये ऑपोजिट करंट्स में है तो डिफ्लेक्शन होगी। अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं? इजी है, ये बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एनवायरमेंट में है, सो नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करके इट विल मूव इन दी डायरेक्शन विच इज अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल,
सो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायरेक्शन डिटरमिन करने की, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखना है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड चूंकि यहां नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, सो ये इसको रिपेल करेगा। सो ये सारी स्टोरी इस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे कि आपने एक ईसीजी के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, 2 लीड्स लगा दी, एक लगाई टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट, एक लगाई टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट। दिस वन इज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट, दिस वन towards the apex of the heart. अब apex में चूंकि depolarization लेट पहुंचती है, स्टार्ट होती है बेस से, apex तक बाद में आती है, तो apex is still positive and the base is all negative. So इसीलिए direction of deflection ये है. So that should be very clear. ECG पे हमको ऐसे नजर आएगा upstroke. ये baseline होगी and this is where we will see upstroke. अच्छा, अब जब depolarization complete हो जाएगी, now that is another important discussion with you. कि जैसे ही, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बेस पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी और बेस पे ही रहेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द एपेक्स। एक वक्त ऐसा आएगा कि बेस भी सारी नेगेटिव और एपेक्स भी सारा नेगेटिव, सब जगह डीपोलराइजेशन हो गई। तो जब सब जगह डीपोलराइजेशन होगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में है और ये वाला इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, तो अब कोई करंट नोट नहीं होगा एंड इट विल ड्रॉप बैक टू द बेस लाइन, और ये बेस लाइन पे आ जाएगा और ये वेव कंप्लीट हो जाएगी। सो देखें, ये सारा जो डिस्कशन है ना तब समझ में आएगा जब ये वाला पार्ट आपने मेरा गौर से सुना हुआ है। ओके, सो दिस डायग्राम इज ऑल क्लियर टू यू, आई होप इट इज। ओके, नाउ ये अब थोड़ा सा टेक्स्ट इसका मैं पढ़ा देता हूं आपको ताकि ये बात क्लियर हो जाए। फिगर 11.5 शोज दैट द वेंट्रिकुलर मसल्स लाइंग विद इन द चेस्ट, इवन द लंग्स, ये बात यहाँ पे ये कर रहा है कि ये जो वोल्टेजेस हैं ये प्रीटी वेल डिटेक्ट होते हैं बाय द मीटर, बिकॉज हार्ट के इर्द गिर्द काफी सारा लिक्विड है, ऑल्दो लंग्स भी हैं जिसमें एयर भरी हुई है, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज लिक्विड विच इज अ गुड कंडक्टर। सो बेसिकली हार्ट इज प्रेजेंट इन अ वेरी गुड कंडक्टिव एनवायरनमेंट। तो वो जो कंडक्टिव एनवायरनमेंट है उसकी वजह से वी कैन सी द ईसीजी वेरी वेरी इजीली, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम टेम्परेचर उसका वोल्टेजेस को। ओके, देयरफॉर द हार्ट is actually suspended in a very conductive medium. When one portion of the ventricle depolarizes, it can be picked up. So base depolarizes and it is picked up. Simple thing. It should be recalled from the discussion of Purkinje system in chapter 10. Now this is all too much detail. जो समझाया उस पर ध्यान दें। इतना याद रखें कि the average current flow with the negativity towards the base of the heart with the positivity towards the apex, यानी जो पूरा हार्ट है उसका ये बेस है, यहाँ पे पहले डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी एंड देन इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, जो स्टार्ट में पॉजिटिव होगा और बाद में नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर ऑफ द सेल की। बार 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 कह रहा हूं कि ये वीडियो शुरू से देखनी है, बार बार देखनी है, ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी मेरी जो स्टोरी है ना ये आपको दिमाग में जम जाए, बैठ जाए। During most of the remainder of the depolarization, ये सारी कहानी भी बस छोड़े जाओ, अब ये बात पढ़ो। Thus, in normal heart ventricles, current flows from the negative to the positive primarily in the direction from the base of the heart towards the apex of the heart. और जब मैं नेगेटिव कह रहा हूं तो नेगेटिव इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन, क्योंकि ये नेगेटिव सेल का एक्सटीरियर है, ये है सेल के अंदर यूजुअली नेगेटिव होता है रेस्ट में और बाहर यूजुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होती है तो हम कहते हैं कि ओहो बाहर नेगेटिव होना शुरू हो गया और अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो गया। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसे ही मैं कहता हूं कि नेगेटिव which means negative in the outside of the cell और negative in the outside of the cell का मतलब ये है depolarization. So depolarization is equal to negative outside the cell. ओके और हार्ट में इट मूव्स फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, जो बात मैंने यहां बार बार आपको समझाई, एक बार फिर जरा क्विकली तेजी से समझा देता हूं ताकि कोई कसर ना रह जाए। ये आपका हार्ट है और इस हार्ट का ये वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द हार्ट, दिस इज नोन एज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी इन द बेस। डीपोलराइजेशन स्टार्ट इन द बेस मतलब बेस के आसपास एनवायरमेंट हो जाएगा, पहले नेगेटिव और एपेक्स में पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जब डीपोलराइजेशन पूरी मूव होकर पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर देगी तो अब ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये सब नेगेटिव हो जाएगा तो हम कहेंगे कंप्लीटली डीपोलराइज हो गया। कंप्लीटली डीपोलराइज हो गया का मतलब ये है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, और जब दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे एनवायरनमेंट में होते हैं तो भाई डिफ्लेक्शन नहीं होती। ओके, अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए, सही है। अब आखिरी चीज जो इस चैप्टर की मुझे डिस्कस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कहानी उठेगी अगले चैप्टर की, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक
लीड्स। तीन तरह के जो लिम्ब लीड सेटअप या इलेक्ट्रोड सेटअप हैं जो यूजुअली ईसीजी में यूज होते हैं, उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज द स्टैंडर्ड बायपोलर लिम्ब लीड्स। इसमें ऑब्वियसली लिम्ब्स यूज होंगे और लिम्ब्स पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और बायपोलर हैं बिकॉज दे कंटेन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एज वेल एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सो दो पोल्स हैं एंड दीज आर स्टैंडर्ड। और ये तीन तरह के हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से। इनको हम नाम देते हैं लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। सो ईसीजीज फ्रॉम द सो कॉल्ड स्टैंडर्ड बायपोलर लिम्ब लीड्स, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? नंबर वन, दे आर बायपोलर विच मीन्स दे आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, पिछली तमाम जितनी भी डिस्कशन इस चैप्टर की है उसमें हमारी यही बात हुई है कि देयर इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड देयर इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसीलिए इसको हम बायपोलर का नाम देते हैं, ठीक है। एंड दे आर प्लेस्ड एट टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के दो अलग अलग एरियाज में इसको हम प्लेस करते हैं ताकि ये डिफ्लेक्शंस को हम इंटरप्रेट कर सकें। दस अ लीड इज नॉट अ सिंगल वायर कनेक्टिंग फ्रॉम द बॉडी बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स, देयरफॉर इट कंप्लीट्स द सर्किट around the heart basically. The electrocardiograph in each case is represented by electrical meter in the diagram. Although the actual electrocardiograph is high speed computer based system with so ये जो सारे आपको दिख रहे हैं deflections, this is all because of these two different types of leads. और अब ये तीन तरह के स्टैंडर्ड लीड्स हम सेटअप कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं और ये जब पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। लीड 1 फॉर एग्जांपल, लीड 1 का मतलब यह है कि इन रिकॉर्डिंग लिम्ब लीड 1 सुने इसको गौर से, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज कनेक्टेड टू द राइट आर्म एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्म। अब मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं और ये तीनों लीड्स में आपको याद रखना है। लीड 1 में नेगेटिव इलेक्ट्रोड किधर कनेक्ट हो रहा है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किधर कनेक्ट हो रहा है, ऐसे लीड 2 में और लीड 3 में। एक ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कनेक्शन, इलेक्ट्रोड किस जगह हम कनेक्ट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। दूसरा, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, विल इट बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ये बताता हूं अभी थोड़ी देर में व्हाट डज दैट मीन। सो लिम्ब लीड 1 में इलेक्ट्रोड्स किधर लगा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं द नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच्ड टू द राइट आर्म, ये याद करने वाली चीज आपको याद रखना है, एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड टू द लेफ्ट आर्म। डायग्राम पे दिखाता हूं आपको मैं। सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, ओके, दिस इज लिम्ब लीड 1। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज द नेगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव टर्मिनल किधर अटैच्ड है, राइट आर्म, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पर्सन, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन। सो द नेगेटिव lead या negative electrode या the negative side of या the negative terminal, whatever you call it, the negative terminal of lead 1 is connected to the right arm, this is the right arm of the person, right arm, it's connected to the right arm, and the positive terminal, this is the positive terminal, it is connected to the left arm, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी स्टोरी आपको ऐसे भी समझनी है कि ये आर्म पे लगा हुआ जो है ना, इसमें बेसिकली सारा इसका फंडा ये है कि राइट आर्म जब चेस्ट पे कनेक्ट होता है, यानी इस जगह पर दैट पोर्शन, तो राइट आर्म जब चेस्ट पे कनेक्ट होता है तो मुझे आप ये बताओ कि इट इज क्लोजर टू द बेस ऑफ द हार्ट और द एपेक्स ऑफ द हार्ट। दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट ना, ये वाला एरिया क्या है, हार्ट का बेस, और ये वाला एरिया क्या है, हार्ट का एपेक्स। सो विद दिस इन माइंड यू शुड बी एबल टू टेल मी, अब बताएं कि जो राइट आर्म है, ये राइट आर्म हार्ट के किस पार्ट के क्लोज है। सो आपका जवाब होना चाहिए इट इज क्लोज टू द बेस ऑफ द हार्ट बिकॉज दिस इज द कनेक्टिंग एरिया ऑफ द राइट आर्म टू द चेस्ट, तो ये बेस के करीब है। सो दिस बेसिकली ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दिस विल ऑल गिव यू रीडिंग्स अबाउट द बेस ऑफ द हार्ट विच यू नो इन द स्टार्ट ऑफ द डीपोलराइजेशन इज नेगेटिव। ये सारा डिस्कशन मैं पीछे करता हुआ आ रहा हूं। और जो लेफ्ट आर्म है ये कनेक्ट हो रहा है इस जगह पर, सो दिस इज क्लोजर टू द बेस ऑफ टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट, और चूंकि ये एपेक्स के साथ कनेक्टेड है टू स्टार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन में, दिस विल बी अ पॉजिटिव थिंग, ओके। अब चूंकि ये सारा डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो अब बड़ी तेजी से मैं आपको ये बात कह सकता हूं और उम्मीद कर सकता हूं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी। सुनिए, लीड 1 का नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द राइट आर्म, लीड 1 का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्म, ये पहली बात हो गई। अब जब डीपोलराइजेशन होगी तो सुने इस जुमले को गौर से कि लीड 1 में जो डिफ्लेक्शन है इट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। रीजन बीइंग कि जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी तो जो नेगेटिव साइड है इट विल बी टुवर्ड्स द बेस, और बेस स्टार्ट होना हो जाएगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव साइड ऑफ द हार्ट पर होगा यानी बेस की तरफ, तो इट विल मूव द नीडल इन
towards the positive terminal. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So lead 1 should be crystal clear to you. Okay, यानी lead 1 में जो depolarization के वक्त रिकॉर्डिंग है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी. So if I take you to lead 1, this is lead 1. You see these are all positive waves, P wave, QRS, T wave. So they are not in the opposite direction. ये इस तरह से नहीं है कि नीचे की तरफ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा. They are all in the positive direction because deflection positive है. ये देखें, deflection is positive, 0 से पॉजिटिव की तरफ. और डिफ्लेक्शन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट के करीब है, बिकॉज राइट आर्म कनेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट, विच बिकम्स नेगेटिव इनिशियली इन द डीपोलराइजेशन. सो द डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हर लीड के बारे में कि लीड कनेक्ट कहां पे करनी है, दोनों उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और उसमें डिफ्लेक्शन कैसी होगी. ठीक है. देयरफॉर व्हेन द पॉइंट वेयर द राइट आर्म कनेक्ट्स टू द चेस्ट is electronegative because this is the base of the heart, with respect to the point where the left arm connects, which is positive because it is connecting near the apex of the heart, and therefore the deflection is above the 0 voltage. So this is a positive deflection in the ECG. A positive deflection in the ECG, ये baseline है, सारी waves baseline से ऊपर हैं. So these are all positive deflections in lead 1. हो गया. अब लीड 2 की बात करते हैं. लीड 2 में भी ज़ाहिर है 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अटैच करते हैं राइट आर्म के साथ, एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच टू द लेफ्ट लेग. अब ये अगेन सेम सिनेरियो है. इस सिनेरियो में कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं है. क्या मतलब मैं जब कह रहा हूँ डिफरेंस नहीं है, तो ये लीड 1 की तरह ही है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि लीड 2 में भी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहीं पर अटैच्ड है, राइट आर्म में. राइट आर्म में अटैच्ड है तो इसका मतलब बेस की तरफ है, हार्ट के बेस की तरफ है, तो ये स्टार्ट में नेगेटिव हो जाएगा डीपोलराइजेशन के. और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है लीड 2 का, वो एक्चुअली लेफ्ट लेग पे अटैच्ड है. लेफ्ट लेग जहां हार्ट की तरफ बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो फ्लूइडिक्स इस तरह से हैं कि इट इज अगेन क्लोजर टू द एपेक्स. सो अगर मैं कहूं कि लेफ्ट लेग वाला इलेक्ट्रोड रिलेटिवली पॉजिटिव होगा एनवायरनमेंट और राइट आर्म वाला इलेक्ट्रोड रिलेटिवली नेगेटिव होगा. सो द ओवरऑल स्टोरी इज दिस कि लीड 2 का नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एनवायरनमेंट में है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिलेटिवली पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है. सो विच मींस कि यहां पर भी जब डीपोलराइजेशन होगी तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज ये सिनेरियो और ये सिनेरियो एग्जैक्टली सिमिलर थे. सो यू लुक एट द लीड 2 डायग्राम, अगेन दिस इज द बेस लाइन, सारे डिफ्लेक्शंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो लीड 2 में भी द रिकॉर्ड ऑफ ECG इज पॉजिटिवली बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव. अब लीड 3 की बात करते हैं. लीड 3 में भी ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा. तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इट इज अटैच्ड टू द लेफ्ट आर्म. अब ये इंटरेस्टिंग है. और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड टू द लेफ्ट लेग. अब आप ये कहेंगे मुझे कि डॉक्टर आसिफ, ये जो लीड 3 है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो सिमिलर एनवायरनमेंट में हैं. दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो एक ये है लीड 3. ठीक है. इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन द लेफ्ट आर्म और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इट्स इन द लेफ्ट लेग. मैंने आपसे कहा कि जो लेफ्ट आर्म है ये भी टुवर्ड्स द एपेक्स है, यानी कि पॉजिटिव, और जो लेफ्ट लेग वाला कनेक्शन है ये भी टुवर्ड्स द एपेक्स है, यानी कि पॉजिटिव. तो अब आपका एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि इसके दोनों इलेक्ट्रोड लीड 3 के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए. इट शुड स्टे राइट देयर, 0 पे होना चाहिए. क्योंकि मैंने आपको ये बताया है इस वीडियो में अर्लियर कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही एनवायरनमेंट में हो तो इट स्टेज एट 0. बट बॉस ऐसा नहीं है. इट्स नॉट कि दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक जैसे ही करंट में हैं. इट्स ऑल रिलेटिव. यानी ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो हमने लेफ्ट आर्म में लगाया है, जो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, सो ये वाला हार्ट, ये ऑब्वियसली इट इज नियर द एपेक्स बट इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू ये वाला पार्ट. सुने, लेफ्ट लेग जहां कनेक्ट हो रहा है ये भी पॉजिटिव ही है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एरिया होगा, लेकिन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज कंपेयर टू दी पार्ट वेयर द लेफ्ट आर्म इज कनेक्टिंग. सो आप ये सोच सकते हैं ऑब्वियसली कि इस पूरी वीडियो को आप गौर से देखते हुए आ रहे हैं कि लेफ्ट आर्म भी एपेक्स के करीब है, लेफ्ट लेग भी एपेक्स के करीब है. और एपेक्स में आपको बता चुका हूं कि हार्ट का जो एपेक्स है वो डीपोलराइजेशन के स्टार्ट पे पॉजिटिव होता है, बेस जो है वो नेगेटिव होता है. तो आप कहेंगे यार ये दोनों पॉजिटिव एरिया, ये भी पॉजिटिव एरिया होगा, ये भी पॉजिटिव एरिया होगा, लेकिन रिलेटिवली ये वाला एरिया जहां लेफ्ट आर्म कनेक्ट हो रहा है दिस इज रिलेटिवली नेगेटिव इन कंपैरिजन टू दिस एरिया जहां पे लेग अटैच हो रहा है. तो अब जब ये भी नेगेटिव हो गया, दोबारा ये वाला एरिया रिलेटिवली नेगेटिव है, तो इट बिकम्स द सेम सिनेरियो कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इट्स इन द रिलेटिवली नेगेटिव एरिया, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगी. एंड दैट्स व्हाई द डिफ्लेक्शन इन लीड 3 is also towards the positive terminal.
सो इफ यू नाउ लुक हेयर यू विल अप्रिशिएट कि तीनों लिम्ब लीड्स में, लीड 1 में, लीड 2 में और लीड 3 में जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव है. दिस इज द बेस लाइन हियर इन लीड 3. और यहां भी सारे डिफ्लेक्शंस देखें, दे आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. सो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 1, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 2 एंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 3. सो बेसिकली ये जो तीनों लीड्स हैं दे आर टेलिंग यू द सेम स्टोरी, ऑल्दो वोल्टेजेस इनमें डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स एंड डिफरेंट proximity to the heart, but they all tell you the same story. They are all positive deflections in the normal ECG. Okay, Einthoven triangle, it's a long story. बहरहाल ये quickly मैं बता देता हूँ क्या है. It's called the Einthoven triangle, is drawn around the area of the heart. This triangle illustrates that the two arms and the left leg form the apices of the triangle. So if you look here is this diagram, they have kind of tried to make a triangle there. Einthoven was the guy जिसने ये ECG पे सारा काम किया था कि ये triangle बना हुआ है. ये triangle का ये वाला जो corner है, it is towards where the right arm is connecting to the chest. ये वाला corner जो है, it is towards where the left arm is connected, and this is closer to the left leg. So ये Einthoven triangle कहलाता है. ठीक है, अच्छा जी. अब Einthoven triangle जो है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट्स इसमें मूव करते हैं. हम पढ़ेंगे भी जब वेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे अगले चैप्टर में. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. और फिर एक Einthoven लॉ है विच स्टेट्स कि लीड 1 का पोटेंशियल प्लस लीड 3 का पोटेंशियल इक्वल टू लीड 2 का पोटेंशियल. ये इक्वेशन भी दोबारा डिस्कस होगी व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर एनालिसिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये सारे वोल्टेजेस का डिस्ट्रक्शन आई वुड सजेस्ट कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इट विल कंफ्यूज यू एट दिस मोमेंट. नेक्स्ट चैप्टर में हम वेक्टर एनालिसिस में ये सब दोबारा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो अब टोटल मिला के कुल मिला के बात क्या हुई? कुल मिला के बात ये हुई कि जो तीन लिम्ब लीड्स हैं ये तीनों नॉर्मली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. हर लीड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किधर कनेक्ट होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किधर कनेक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. सो टू थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट द स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स के इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किधर हो रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि इनमें डिफ्लेक्शंस तीनों में कैसी है, और तीनों में डिफ्लेक्शंस है पॉजिटिव. ठीक है, अब नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स रिकॉर्डेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स यहां पे दिखाए हुए भी हैं. They show recording in lead 1, lead 2 and lead 3. It is obvious that ECGs in these three leads are similar to one another because they all record positively, है ना. तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. Because the recordings from all the bipolar limb leads are similar to one another, it does not matter greatly which lead you are looking at. तो अगर आपको बेसिकली depolarization का पैटर्न देखना है तो कोई भी लीड आप देख लें, I mean you are fine, क्योंकि तीनों आपको एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना. When one wants to diagnose different cardiac arrhythmias, because the diagnosis of the arrhythmias depends mainly on the time of the relationship, so you look at any one of the lead or two of the leads to make your diagnosis. However, when one wants to diagnose the damage in the ventricular or the atrial muscle or the Purkinje system, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी लीड में आपने वोल्टेज चेंजेस देखने हैं. सो हर लीड की अपनी इंपॉर्टेंस है. इंटरप्रिटेशन वाले जब चैप्टर्स आगे आएंगे वो मैं आपको तब समझाऊंगा. ठीक है, अच्छा फिर एक ये था, मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीड्स या 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स दैट वी मेक. द फर्स्ट वन वाज द बाइपोलर लिम्ब लीड्स. अब सेकंड कैटेगरी बताता हूं. सेकेंड कैटेगरी कहलाती है प्रीकॉर्डियल लीड्स. प्रीकॉर्डियल लीड्स क्या होते हैं? ऑफन ECGs आर रिकॉर्डेड विद वन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द चेस्ट डायरेक्टली ओवर द हार्ट at one of the points shown in figure 18. You see these are the 6 points 1 2 3 4 5 6. तो इन 6 पॉइंट्स पर एक एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है, और वो जो इलेक्ट्रोड है वो अकेला इलेक्ट्रोड नहीं होता, अभी इसको बताता हूं, और दूसरे इलेक्ट्रोड्स भी हैं. दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विद द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड द indifferent electrode, or the Wilson central terminal is connected through the equal electrical resistances to the right arm, left arm and the left leg. So दोनों arms and left leg all at the same time as shown in the figure. So if you look at this figure, so there is a negative terminal connected to the right arm, left arm as well as in the left leg. ये सारे negative terminals हैं. These are all the negative terminals. और ये जो हैं, so they are all they are unified. ये देखें, लेफ्ट आर्म से इधर आ रहा है, राइट आर्म से इधर आ रहा है, और लेफ्ट लेग से भी इधर जा रहा है, और ये सारे फिर कनेक्ट होके किधर आ रहे हैं? दे आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. सो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, तीनों तरफ से कनेक्टेड है. और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज गोइंग डायरेक्टली ओवर द चेस्ट. यहां पे एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, 2 पोजिशन 3 पोजिशन 4 5 and 6. So there are 6 leads which is actually looking at the voltage differences from 6 different directions. ये एक और coronal section है, देखें, lead 1, lead 2, lead 3, they are all positive terminals. These are positive terminals. Positive terminals directly over the heart, and negative terminal on the limbs. Okay, this is called precordial lead setup.
Usually 6 standard chest leads are recorded at one time. They are called V1, V2, V3, V4, V5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है अगेन कि आपको ये बहुत अब दैट्स अगेन गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन. देखें, आपको ये पता होना चाहिए किस लीड सेटअप में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है, और ये सारा डिटेल आपको तब समझ में आएगा जब आपने मेरे इस वीडियो को स्टार्ट में अच्छे से ये वाला पार्ट समझा होगा कि कब डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा और कब डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगा. सो लीड 1 और लीड 2 जो चेस्ट लीड्स हैं, दे शो नेगेटिव डिफ्लेक्शंस. अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जो चेस्ट लीड 1 और चेस्ट लीड 2 हैं उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन, देखो ये बेस लाइन है तो ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव है, बाकियों में बेस लाइन से ऊपर डिफ्लेक्शन, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बट दीज टू लीड्स हैव नेगेटिव डिफ्लेक्शन. और ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए. देखो जो चेस्ट लीड 1 और 2 हैं ये कहाँ हैं, दे आर टूवर्ड्स दी, दे आर क्लोज टू द बेस ऑफ द हार्ट, है ना. और बाकी जितनी भी लीड्स हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हो रही हैं, इनका cumulative इफेक्ट ये है कि दे आर टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट. तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, दिस इज योर हार्ट, ठीक है, ये उसका बेस है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा डीपोलराइजेशन में, ऐसे ही होता है ना, यही हम पढ़ रहे हैं. और जो एपेक्स है वो इनिशियली जब डीपोलराइजेशन शुरू होती है तो इट इज पॉजिटिव. अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर का ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. नेगेटिव इलेक्ट्रोड अटैच्ड है इस एरिया के साथ, इट इज क्लोज टू द एपेक्स इन दिस पर्टिकुलर केस. और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कनेक्टेड है बेस के साथ, क्योंकि मैं किस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट V1 एंड V2 विच इज क्लोज टू द बेस. अब ये सिनेरियो है आपके सामने, दिस इज द जीरो वैल्यू. अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि डायरेक्शन, पहले तो बताओ डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी. डिफ्लेक्शन बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑपोजिट टाइप ऑफ करंट्स में है. ये नेगेटिव करंट्स में है, ये पॉजिटिव करंट्स में है, तो डिफ्लेक्शन तो होगी. अगर दोनों सेम करंट में होते तो डिफ्लेक्शन नहीं होती. अब दूसरी चीज ये है कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी. डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देखने के लिए मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, आप हमेशा क्या देखते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप देखें तो किस करंट में है, पॉजिटिव करंट में है. सो ये नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नीडल विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो व्हेन द नीडल मूव इन दिस डायरेक्शन इट इज अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन इसीलिए आपको V1 और V2 पे दिखती है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट. अगर ये आपने समझ लिया तो आपको ये सारी अरेंजमेंट समझ में आ जाएंगी कि व्हाई वी आर सेइंग दैट थिंग्स आर मूविंग इन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन डायरेक्शन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन डायरेक्शन. इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन सारी चीज है ना, वो भाई अच्छे से समझ लो. दो तरीके हैं चीजों को देखो याद रखने के, एक तो ये कि उनको रट्टा लगा के याद रखो, दूसरा ये कि उनको समझ लो. समझ लोगे तो देर तक चीज याद रहेगी, ठीक है. तो ये लिम्ब लीड्स की कहानी समझ में, और लिम्ब लीड्स के बाद प्रीकॉर्डियल लीड्स. ओके, ये कहानी सारी समझ में आ गई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लीड 1 और लीड 2 के अंदर जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, बाकी लीड 3, लीड 4, 5, 6 इन सब के अंदर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है. एंड दिस इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम. लीड 1 और लीड 2 जो चेस्ट लीड्स हैं दे आर नेगेटिव डिफ्लेक्शंस और बाकी ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस. ठीक है, तो ये 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, पोजिशंस ऑफ 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, एंड दीज 3 आर द कनेक्शंस टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इन्हें हम नाम देते हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स. ठीक हो गया, ये अरेंजमेंट समझ में आ गई. अब तीसरी जो अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स. दिस इज अनदर सिस्टम ऑफ लीड इन विच what we do is the augmented lead setup में कि two of the limbs are connected through electrical resistances to the negative terminal. So two of the limbs are connected to the negative terminal of the electrocardiograph and the third limb is connected to the positive terminal. When the positive terminal, सुने अब इसको गौर से, when the positive terminal is on the right arm, it is called AVR, augmented lead 1 है, चूंकि ये right side पे positive terminal connect हुआ है. और अगर positive terminal को left leg पे connect करते हैं, so if it is connected to the left, not left leg बल्कि left arm, if it is connected to the left arm, it is known as AVL lead. ठीक है, and it is also sometimes on the left leg, and in that condition it is known as AVF lead. So ये 3 तरह की augmented limb setup है. अब एक एक करके इनको जरा dissect out करते हैं. मैंने आपको बताया कि इसमें हो क्या रही है कहानी. इसमें कहानी ये हो रही है कि 2 of the limbs are connected to the negative terminal. So let me find a diagram जहां हम ये देख सकें. किधर है भाई, ये वाली है भी कि नहीं है? आई डोंट नो यार किधर है, बट एनीवेज इसको मैं वैसे समझा देता हूँ. इसमें कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इतना आपने ये ऑलरेडी डायग्राम्स देख लिए हैं, समझ लिया मामला, तो अभी आपको कोई मसला नहीं होगा. इसमें 2 लिम्स कनेक्टेड हैं
with the negative terminal and the third one is connected to the positive terminal. अब ये third one पे सारी कहानी है. जब ये positive terminal right arm पर होगा तो it is known as AVR. जब ये positive terminal left arm पर होगा it is called AVL, and when it is on the left leg again the positive terminal it is called AVF. ठीक है. Normal recordings of the augmenting limb leads are shown in Flana. They are similar to the standard limb lead recordings except that the recording from the AVR is inverted. और यहाँ इसने आखिर में एक बात छोड़ी कि why does this inversion occur? चलो ये मैं आपके लिए भी क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ. ठीक है, ये पूरी वीडियो आपने देख ली है. अब अपना दिमाग लगाओ कि ये जो AVR है, पहले तो AVR है क्या. इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो राइट आर्म पे लगा हुआ है. पॉजिटिव टर्मिनल राइट आर्म पे है तो राइट आर्म बेस के करीब है या एपेक्स के करीब है, और रिकॉर्डिंग इन्वर्टेड क्यों होगी. जरा सोचो यार, इसको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल टेल यू द डिटेल. बट लेट मी टेल यू कि यार ये अब आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि पूरी वीडियो देख ली ना आपने. तो अब ये पूरा लीड का सेटअप देखो. तीन तरह के लीड सेटअप्स हैं ECG के. नंबर 1 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, नंबर 2 ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स एंड नंबर 3 प्रीकॉर्डियल लीड्स. ठीक है, स्टैंडर्ड लीड को हम कहते हैं लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3. और तीनों लीड्स में अगर मैं बेसलाइन ड्रॉ करूं तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, यहाँ बेसलाइन ये रही, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव. लिम्ब 2 और लीड 3 में भी डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव. ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स तीनों में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव हैं. फिर जो AVR है, AVR में सिर्फ डिफ्लेक्शन नेगेटिव है, बाकी सब में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है. AVF में तो कंप्लीटली पॉजिटिव है. और AVR में क्यों नेगेटिव है, इसका रीजन आप सोचोगे. प्रीकॉर्डियल लिम्ब लीड्स 6 तरह की है ना, V1, V2, V3, V4, V5 एंड 6. V1 और V2 में डिफ्लेक्शन नेगेटिव है, बेसलाइन से नीचे, बाकी सब में पॉजिटिव है. 3 इज द काइंड ऑफ मिडल, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, कुछ डिफ्लेक्शन नेगेटिव है. तो लेकिन 4 और जैसे जैसे 5 और 6 की तरफ जाते हैं तो कंप्लीटली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं. बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से एक दफा सुन लेते हो, और अगर 2 दफा सुन ली तो मास्टर ही हो जाओगे यार. तो ये अगर आपने अच्छे से वीडियो समझ ली ना भाई, तो अब आपके लिए कोई मसला नहीं बचेगा इस वीडियो में, जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12. और देखो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें वी विल टॉक अबाउट coronary blood flow abnormalities, cardiac muscle के प्रॉब्लम, वेक्टोरियल एनालिसिस. ECG पर ये सब पता लगता है यार कि कोई ब्लड फ्लो कम तो इस्कीमिया तो नहीं है, कोई मसल में हाइपरट्रॉफी तो नहीं है. इस तरह की सारी चीजें पता लगती हैं. सोचो एक आपके पास पेशेंट है, उसके हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है बिकॉज देयर इज एओर्टा प्रेशर, एओर्टा में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में मुश्किल हो रही है, इसकी वॉल्स में हाइपरट्रॉफी हो गई है. ये सब आप ECG करवाओगे ना, पता लग जाएगा. तो ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तब समझ में आएगी जब मेरी ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी. ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.